हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपकी ईवीएस बुक है, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले। तो आप लोगों का जो सैटरडे को एग्जाम होने वाला है, यानी कि जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, आपका लास्ट एग्जाम है ईवीएस का, जिसमें से यूनिट नंबर 6 की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। यूनिट नंबर 6 में से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम के अंदर। तो चलिए मैं आपको यूनिट नंबर 6 अच्छी तरीके से कवर करा देता हूँ, जिसका नाम है वैश्विक पर्यावरण मुद्दे। तो वैश्विक पर्यावरण मुद्दे में जो आपकी टिप्पणियाँ, यानी कि आपको जो है शॉर्ट नोट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए आएगा। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि वैश्विक स्तर पर वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इसके संतुलन और संरक्षण के संदर्भ में संपूर्ण विश्व चिंतित है। तो जो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि जो आज एट प्रेजेंट जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो किससे है, वो ईवी यानी कि एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है। और इसको संतुलित करने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए संपूर्ण विश्व जो है बहुत ज़्यादा चिंतित है। अब मनुष्य द्वारा प्रकृति के साथ में किए गए दोहन का जो परिणाम है, जो मनुष्य क्या करता है कि जो प्रकृति है, जो पेड़ पौधे पक्षी और झरने, ये सब चीज़ें जितनी भी मिली हुई है, हम इसका दोहन कर रहे हैं। दोहन का मतलब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मरुस्थलीकरण, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, अम्लीय वर्षा, ओजोन क्षरण, ग्लेशियरों का पिघलना, ये सारी समस्याएं इसकी वजह से, यानी कि जो प्रकृति का इतना ज़्यादा दोहन हम कर रहे हैं, तो उसके परिणाम रूप हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये सभी समस्याएं वैश्विक पटल पर मानवीय अस्तित्व के लिए संकट रूपी विद्यमान। अब मानवीय रूप के लिए क्या, ये मानवीय अस्तित्व के लिए क्या, बहुत ज़्यादा संकट रूपी है, यानी कि खतरनाक है, डेंजरस है बहुत ज़्यादा। तो इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है जलवायु परिवर्तन। तो देखो बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं आपके, और आपको इजीली यहाँ पर समझ में भी आ जाएगा। कोई भी आपको यहाँ पर जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यूनिट नंबर 6 आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना क्रिस्टल क्लियर, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन में क्या हो रहा है, किसी स्थान की लंबी अवधि की मौसमी घटनाओं, जो भी कोई एक स्थान है, ठीक है, उसमें जो लंबी अवधि से जो मौसम के अंदर जितनी भी घटनाएं हैं, जो परिवर्तन होता है, अगर हम तापमान की बात करें, ठीक है, तापमान की बात करें, आर्द्रता की बात करें, ठीक है, तो इसका जो अगर हम बात करें कि भाई इसका औसत उस स्थान की जलवायु कहलाता है। कि जो भी उसमें परिवर्तन किए जाते हैं, जितने भी परिवर्तन होते हैं एक लंबी अवधि के लिए एक स्थान पे मौसम के, वो सब परिवर्तन जो है यहाँ पर क्या कहलाएंगे, जलवायु परिवर्तन कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स के अंदर हम बात करते हैं, देखो जलवायु परिवर्तन में कि भारत की जलवायु में व्यापक क्षेत्रीय विविधता विद्यमान है। विविधता का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। तो किंतु 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन जो है ना बहुत तेज हो गए। अब इसके प्रमुख कारण क्या थे, आखिरकार ये जो जलवायु परिवर्तन हुए इसके क्या प्रमुख कारण रहे होंगे। तो औद्योगिकरण और प्राकृतिक संसाधनों का असीमित दोहन इसके अंदर सम्मिलित है, जिसके परिणाम स्वरूप वायुमंडलीय संगठनों की मौलिक संरचना में परिवर्तन होने लगा। अब इसका प्रभाव पृथ्वी के जैविक तत्वों पे, जैविक तत्व कौन कौन से, जैसे कि मानव हुआ, वनस्पति हुआ, पशुओं और इत्यादियों पर पड़ने लगा। जलवायु परिवर्तन सामान्यतः जो है वो कई वर्षों से होने वाले व्यापक मौसमी परिवर्तनों द्वारा मापा जाता है। ये जो कई वर्षों से जो कि मौसमों में जो परिवर्तन होता है उसी को हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु, अब इसके प्रमुख संकेतक कौन कौन से हैं, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता में वृद्धि होना है, समुद्र जल स्तर के अंदर वृद्धि होना है, स्थलीय बर्फ का न्यूनीकरण होना है, तो बर्फ का ह्रास होना है यानी कि कमी होनी है, और वैश्विक सतही तापमान का अधिक होना। तो जलवायु परिवर्तन द्वारा मानव जाति के स्वयं के अस्तित्व को संकट में ही बना लिया है। इससे इससे निपटने के लिए व्यापक जागरूकता और मानवीय योगदान की आवश्यकता है। तो ये आपका हुआ जलवायु परिवर्तन। अब दूसरा पॉइंट आता है आपका कौन सा, वो आता है आपका वैश्विक तापन। वैश्विक तापन यानी कि जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, है ना, सुना होगा आपने, सुना क्या होगा आपने, अच्छी तरीके से इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कई गैसों का मिश्रण है, बहुत सारी इसमें जो है मिक्सिंग मिक्सिंग या मतलब गैसों की, और जिसमें कि 1% जो भाग है वो ग्रीन हाउस गैस होता है, ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है। तो पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में इन 1% गैसों का विशेष योगदान रहा है। और ये गैसें सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे जो होती है, इसके परावर्तन को रोकती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो नीचे जो वायुमंडल है ना, इसमें अधिक ऊष्मा एकत्रित होने लगी है, यानी कि जो वायुमंडल के अंदर क्या हो गया, हीट बहुत ज्यादा हो गई है ना, हीट जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। और बीते कुछ वर्षों में मानवीय गतिविधियों ने पर्यावरण और जलवायु को इतना अधिक संक्रमित कर दिया है, यानी कि उसको प्रदूषित कर दिया, दूषित कर दिया है, कि इसके गंभीर प्रभाव दिखने लगे और भयावह स्थिति पैदा हो गई है। और उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि हो रही है, और इससे निपटने के लिए अनेक वैश्विक सम्मेलन और संधियां होती जा रही है। और इसके देखने के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भाई इसके लिए ना बहुत सारे सम्मेलन संधियां होती रही है।
और इसमें भी विवादास्पद स्थिति बनी हुई है। ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते इतने प्रभावी नहीं है, इतनी व्यापक वैश्विक समस्याओं से निपटा जा सके। तो ये वैश्विक तापमान है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद में आपका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपसे पूछा जाता है, ओजोन क्षरण, यानी कि ओजोन परत क्या है, ओजोन लेयर जिसको हम बोलते हैं। ओजोन वायुमंडल में बनने वाली गैस की एक लेयर है, एक परत है, जो भूस्थल पर क्या करती है, प्रदूषक मानी जाती है, किंतु वायुमंडल में जैविक तत्वों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि धरती पर जो सूर्य की हानिकारक किरणें आती है ना, परावैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रे, उससे सुरक्षित रखने में सहायता करती है। ये वायुमंडल में इन घातक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख कर, यानी कि अल्ट्रावायलेट रे यानी कि परावैंगनी किरणें, इनको रोकने पर और सोख कर इन्हें सतह पर आने से रोकती है। किंतु तकनीकी विकास और औद्योगिक विकास के भयावह आक्रमण द्वारा ये परत क्या होने लगी है, क्षीण होने लगी, यानी कि कमजोर होने लगी है। मानव निर्मित अनेक विनाशकारी गैसों के व्यापक प्रयोग द्वारा अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन परत है उसमें छेद हो गया है। वो बाल के बराबर छेद हुआ है, परंतु इस बाल के बराबर छेद ने भी बहुत आतंक मचा रखा है, और इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रासायनिक उत्तरदायित्व माने गए हैं, जो हमारे निकट रेफ्रिजरेटर हो गए, एयर कंडीशनर हो गए यानी कि फ्रिज हो गया, एसी हो गया, इनसे निकलती है। अंटार्कटिका के अतिरिक्त यह क्षरण अन्य स्थानों पर जैसे ऑस्ट्रेलिया पर भी दिखाई दे रहा है। ये समस्या वन संपदा के अतिरिक्त मानवीय अस्तित्व के लिए भी घातक मानी गई है। वन के लिए भी है और मनुष्य के लिए भी खतरनाक है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए, खाद्य श्रृंखलाओं के लिए, वन्य जीवियों के लिए, वनस्पतियों के, सबके लिए खतरनाक है। बताया जाता है कि अगर डायरेक्ट मनुष्य की त्वचा पर ये पड़ती है तो क्या होगा, त्वचा का कैंसर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है इसमें एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं जिसमें कि आपको यूनिट नंबर 6 में से पढ़ने हैं और आपको मैंने बता दिया है। तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए व्यापक स्तर पर जीवाश्म ईंधनों की खपत की जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वायुमंडल में नमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन की मात्रा जो है बढ़ रही है, और इसका फाइनली रिजल्ट जो है वो क्या है, अम्लीय वर्षा है। जैसे कि एक अन्य पर्यावरण समस्या जो वैश्विक स्तर पर अवतरित हो रही है, अम्लीय वर्षा एक और समस्या है। ये होता क्या है, अम्लीय जल पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है तो पर्यावरण को अत्यंत नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, जो अम्लीय जल है पृथ्वी की सतह पर जब पहुंच जाता है तो उसको, पर्यावरण को वो नुकसान पहुंचाता है। वैश्विक स्तर पर अम्लीय वर्षा के बहुत सारे प्रमाण हैं, जैसे कि जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम की जो फैक्ट्रियां हैं उससे निकलने वाले जो रसायन है, इसके कारण स्वीडन और नॉर्वे में अम्लीय वर्षा होना। ठीक है, न्यू जर्सी की 90% से अधिक धाराएं जो है अम्लीय वर्षा के प्रकोप के कारण संक्रमित हो गई है। और 2000 के अंदर की अगर हम बात करें तो इसमें बड़े एशियाई शहर जैसे दिल्ली हुआ, बीजिंग हुआ, यहाँ पे भी वर्षा में रसायनों का स्तर जो है समय समय पर बढ़ता रहता है। आपने देखा होगा जो आगरा का ताजमहल है उसका जो रंग है वो हल्का हल्का सा येलोइश होने वाला है। वो क्यों हो गया है, क्योंकि वो अम्लीय वर्षा यानी कि जिसको हम एसिड रेन कहते हैं, इसकी वजह से हो रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको यूनिट नंबर 6 यानी कि, हाँ, यूनिट नंबर 6 में से जो आपके जितने भी डाउट्स थे और जो मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे ही जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।